जहां आज के समय में व्यक्ति अपने परिवार का पालन पोषण करने में दिन रात कड़ी मेहनत करता है, तो वहीं कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनको हम दयावान कह सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने सोचा जिनके माता पिता कूड़ा कचरा बीन करके 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं, उन बच्चों का भी भविष्य सुनहरा होना चाहिए। उन्होंने एक संस्था बनाई जिसमें आज लगभग 200 बच्चे उनको आज मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। केवल शिक्षा ही नहीं, उनको और भी बेहतर भविष्य बनाने के लिए जो जो सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है उन सबको उपलब्ध करा रहे हैं। आइए बात करते हैं क्रेजी ग्रीन सोसाइटी की संस्था उड़ान के संस्थापक अजय सिंघल से। नमस्कार, टाइम न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपका दोस्त शशिकांत त्यागी। आइए मिलते हैं अजय सिंघल जी से। नमस्कार। हमारे साथ में अजय सिंघल जी, इनसे हम बात करते हैं। अजय सिंघल जी, सबसे पहला सवाल तो ये है, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा, आपकी संस्था को बधाई दूंगा कि आप आज के समय में इतनी निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव से आप कार्य कर रहे हैं और उन बच्चों के लिए कार्य कर रहे हैं जिनके लिए शायद सरकार भी नहीं सोचती। तो सबसे पहले तो एम न्यूज भारत की पूरी टीम की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगा कि आपने इस संस्था की शुरुआत कब की थी? इसको हमने शुरू किया फरवरी 2011 में। ये स्कूल शुरू हो गया था फरवरी 2011 में, और हमने इसकी शुरुआत की थी जब हमने सब प्रोसेस शुरू किया तो दिसंबर 2010 में लगभग शुरू किया था इसको। तो जो आपने जब शुरुआत की थी तब आपको किस किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा था? एक्चुअली हमारा ये था कि हम 5-6 बच्चों को पढ़ाएं, लेकिन हुआ क्या कि जब इस बस्ती से गुजरे तो देखा स्कूल टाइम में यहाँ पे कई सौ बच्चे घूम रहे थे। तो हमारे लिए ये ना बड़ा वो था कि क्या एक भी बच्चा यहाँ पढ़ता नहीं है क्या। तो फिर हमने आपस में दोस्तों ने बात की, फिर ये हुआ कि चल 50 बच्चे पढ़ाते हैं कहीं बैठ के ना। तो दिक्कतें शुरू में ये हुई कि कोई भी आदमी हमें अपनी जगह देने के लिए तैयार नहीं था। बस्ती में ना जगह थी और ना कोई देने को तैयार था। जो खाली प्लॉट पड़े थे, जो आसपास के स्कूल थे, सबने उन्होंने मना कर दिया। तो फिर एक मंदिर है बिल्कुल चौक पे, वहाँ पे उस मंदिर ने बोला कि भाई हम लोग, ये जो बच्चे आते हैं आपकी संस्था में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये किस तरह के परिवार से आते हैं? ये सबका पुश्तैनी काम है कूड़ा चुनना। सभी बच्चे क्या, इनकी कम्युनिटी हर शहर में कूड़ा चुनती है। सिर्फ सहारनपुर में ये चेंज आया कि यहाँ पढ़ने लगे, अभी भी और सब शहरों में इनके सारे बच्चे कूड़ा चुन रहे हैं। तो ये डेवा समाज है, डेवा समाज के बच्चे हैं। यहाँ पे एक समाज और रहता है कि गिहार समाज उसको बोलते हैं। कपड़े जो घरों से पुराने कपड़े इकट्ठे करता है, वहाँ पे कोई बच्चा पढ़ता था, लेकिन मतलब पढ़ाई इनका एक तरह से जो कम्युनल चला आ रहा है ना, कम्युनिटी वाइज चला आ रहा है, वो वैसे ही चला आ रहा है कि 5 साल का बच्चा होगा वो कूड़ा चुनने जाएगा और उसके बाद फिर वो कूड़ा चूता रहेगा। तो यहाँ पर आपकी संस्था में जो इनको शिक्षा दी जाती है वो किस किस विषय की शिक्षा दी जाती है? नहीं, हम तो पूरा करिकुलम बना रखा है स्कूल का जैसे रहता है। अच्छा अच्छा। पहले वही प्री नर्सरी, नर्सरी और उसी तरह बच्चा बढ़ता है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि बच्चे आते हैं 5 साल, 6 साल, 8 साल का बच्चा आता है पढ़ने के लिए, तो हम 6 महीने बाद वो चेंज करते हैं कि 6 महीने बाद एग्जाम लेते हैं और फिर 6 महीने बाद जिन बच्चों को आ गया उनको नेक्स्ट क्लास में चला जाएगा। और उसमें ऐसा भी होता है कि नेक्स्ट क्लास वाला बच्चा हमने भेज दिया उसको, लेकिन वो नेक्स्ट क्लास में भी कर नहीं पा रहा, तो वापस पुरानी क्लास में चला जाता है। ऐसा भी होता है। और ऐसा भी होता है जो बच्चा जैसे थोड़ा एज ज्यादा है, 8-9 साल का है बच्चा, तो वो जल्दी सीख लेता है, तो बहुत जल्दी वो पहली से मतलब पहली क्लास में आ जाएगा, दूसरी में आ जाएगा, ऐसे भी होता है। क्योंकि हम लोग ये देखते हैं कि अगर हम प्ले स्कूल की भी बात करें तो वहाँ भी एक बच्चे का वार्षिक कम से कम 1 लाख रुपए का खर्चा आता है। नहीं, हमारे यहाँ तो कुछ खर्चा नहीं है, फ्री पढ़ाते हैं। आप इन बच्चों के लिए जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना पैसा नहीं दे सकते, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा पर उनका भी अधिकार है, तो आप उनके लिए इतना सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि लगभग 200 बच्चे आपके पास में है यहाँ, जैसा कि आपने बताया था 200 बच्चों के ऊपर काफ़ी खर्च होता है। तो ये जो खर्च है ये आप किस प्रकार से वहन करते हैं, मतलब कहाँ से आप? नहीं, जैसे क्या है कि हम लोग क्योंकि एक एनजीओ है हम तो, है ना, कोई हमारे पास कोई, क्योंकि बच्चों से तो आप कुछ नहीं, बच्चों से कुछ नहीं लेते हम लोग जी। ये बिल्डिंग जो है ये गुजरात का आश्रय फाउंडेशन है, ये उनकी बिल्डिंग है अब, और यहाँ पे हमें कुछ पैसा देना नहीं होता है इसका। हमारे यहाँ जो सिर्फ स्टाफ है उन बच्चों को हम लोग, वो स्टाफ को हम सैलरी देते हैं।
उसके अलावा क्या रहता है कि जितने भी बच्चे हमारे यहाँ पढ़ते हैं उनके लिए हम बुक्स चाहिए होती हैं और स्टेशनरी चाहिए होती है। स्टेशनरी ज़्यादातर हमारे यहाँ वो लोग हमें देते हैं जो हमारे यहाँ बर्थडे सेलिब्रेट करने आते हैं। जैसे अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने आया तो 100 कॉपीज भी देगा, 100 पेंसिल देगा, वो सब ऐसे चलता है। लेकिन जो बच्चे हमारे यहाँ बुक्स जैसे होती है वो हमें खरीदनी पड़ती है। तो फिर क्या होता है, जो एक साल बुक खरीदी हमने, एक साल चल गया पूरा का पूरा, तो उसके बाद क्या होता है, हम वो बुक्स वापस लेते हैं उन बच्चों से। उसमें जो बुक साफ सुथरी अच्छी होती है उन बुक्स को फिर से हम दूसरे नए बच्चों के नए काम आ बच्चों को जाती देते है। हैं। जो फट जाती है सिलेबस वही रहना है तो सिलेबस में कोई सिलेबस तो हम चेंजिंग वही नहीं रखते करते। हैं, हम नहीं बहुत ज्यादा बदलते हैं, बहुत कम सिलेबस बदलते हैं। अधिकतर स्कूल तो इस नाम पर भी बहुत बड़ा व्यापार करते हैं हम लोग कि हर साल किसी प्रत्येक बुक में से 2 या 3 चैप्टर चेंज कर दिया कि भाई नई बुक लेकर के आओ, हम लोग नहीं करते। और नई बुक की जो MRP होते हैं वो उनके मनमाने होते हैं। यानी कि NCERT की जो बुक 50 रुपए की आती है, वही एक प्राइवेट स्कूल की बुक लगभग आप मान के चलिए 700 से 800 रुपए की होती है। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को ये भी लाभ पहुंचा रहे हैं कि भाई आपका स्टेशनरी का भी खर्चा बच जाता है। जी जी जी। और इनके लिए और क्या करते हैं आप लोग? नहीं, जैसे हमारे यहाँ अभी हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि सर्वांगीण विकास जो होता है वो हमारे यहाँ वो रहता है कि हम लोग क्राफ्ट कराते हैं पूरे तरह से। हम लोग डांस क्लासेस हमारे यहाँ होते हैं। हमारे यहाँ डिफरेंट ग्रुप है, अभी बच्चों का हमारा 10 बच्चों का ग्रुप एक बांसुरी सीख रहा है। उससे पहले हमारे यहाँ जूडो की क्लासेस रही, वो सारा सामान हम लोगों के पास है। अभी तो नहीं हो रही लेकिन हमारे यहाँ होती रही हैं। तो वो सब चीज़ें होती हैं। सिंगिंग के लिए क्लासेस होती हैं, क्राफ्ट आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए बहुत ही क्लासेस होती हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ बहुत से वॉलंटियर आते हैं जो बच्चे हमारे 7th 8th 9th 10th में हैं उनको पढ़ाने के लिए। और वो ये स्कूल मतलब रात को 8 बजे तक वो लोग आते रहते हैं। तो ऐसे चलता है, मतलब समाज है, चले जा रहा है अपने आप। अच्छा, इतने लंबे समय से आप ये संस्था चला रहे जी हैं, जी। जो बच्चे यहाँ से पढ़ करके जाते हैं आगे भी आप उनको सहयोग करते हैं, तो वो बच्चे, इनमें से कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो बहुत अच्छे लेवल तक पहुँचे होंगे, उनके बारे में भी कुछ बताइए। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हम 5वीं के बाद बच्चे को सरकारी स्कूल में एडमिशन कराते हैं। ठीक है, जैसे GIC में कराते हैं बॉयज़ का, और गर्ल्स का GGIC में कराते हैं, गर्ल्स का है। और कुछ बच्चे SD इंटर कॉलेज में भी हैं। फिर 8th 9th तक तो बच्चा यहीं पढ़ता रहता है। 9th के बाद हम जो बाहर ट्यूशन लगाने होते हैं वो ट्यूशन लगाते हैं बच्चों के। अभी हमारे करीब मतलब 20-22 बच्चे जो हैं वो 9th 10th 11th 12th में इस समय हैं हमारे बच्चे। और बच्चे ऐसे भी होंगे जो पढ़ाई करने के बाद में कोई अधिकारी बना हो, कोई जो अधिकारी कोई नहीं बना, अधिकारी कोई नहीं बना, क्योंकि जो पहला फेज था वो ये था कि बच्चे या प्राइवेट सेक्टर में ही अच्छी जॉब 8वीं करके बच्चे पढ़ाई छोड़ देते थे। पहला फेज ये था। फिर सेकंड फेज ये रहा जो पहले 4-5 साल वाला फेज था। फिर सेकंड फेज ये रहा कि बच्चे 8वीं के बाद भी पढ़ने लगे। अब हमारे 5 बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ये हमारा अचीवमेंट है। अभी जॉब किसी ने करनी शुरू नहीं की, प्राइवेट जॉब कर रहे हैं उनको मैं मतलब बहुत ज्यादा ऐसे कुछ वो नहीं, छोटी छोटी जॉब जो शॉप्स में या कुछ भी उस तरह जॉब करने लगे, मतलब कूड़ा चुगना उन्होंने छोड़ दिया। तो ये यही अचीवमेंट है बस। लेकिन अच्छा, अभी जैसे 5 बच्चे CS कंप्यूटर साइंस प्राइवेट जॉब करते हैं तो वो फिर मिलने के लिए भी आपके पास आते होंगे। तो बिल्कुल आते तो कहीं ना कहीं वो उस समय इस चीज का आभास जरूर करते होंगे कि जो बचपन में बेस तैयार किया गया उनका, वो तो उसके लिए वो कहीं ना कहीं आपका ऋणी अपने आप को महसूस करते होंगे और आपको धन्यवाद भी देते हैं। धन्यवाद करते ही हैं वो तो इस वाली। पर आपको भी इस चीज की प्रसन्नता होती होगी कि भाई चलो एक बच्चे को हमने इस तरीके से सहयोग किया। काम तो हुआ है यहाँ पे, क्योंकि बच्चे वाकई पढ़े हैं बच्चे ना। करीब 400 से ज्यादा बच्चों ने कूड़ा चुगना छोड़ा, तो ये हम इसे अचीवमेंट मानते हैं बड़ा। और फिर सबसे बड़ी बात, अब बस्ती में लोग जैसे ना पढ़े लिखे लोग हो गए अब बस्ती के अंदर, ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। पहले क्या था कि किसी को भी पढ़ना नहीं आता था तो लोग भी बहुत बेवकूफ़ बनाते थे, या वो सब चीज़ें भी रहती थी। लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा थे, हर लड़ाई झगड़ा पुलिस में जाता था, वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई। मतलब यहाँ के जो एक कोतवाल कोई आए थे, उन्होंने एक बार मुझे खुद बात बोली है मैंने कि मैं यहाँ पे 5-6 साल बाद आया सहारनपुर, तो पहले इस बस्ती का रोज एक झगड़ा हमारे पास आता था, और अभी 6 महीने में कोई झगड़ा नहीं आया। तो मैं देखने आया था भाई क्या हुआ, झगड़ क्यों नहीं रहे लोग। तो उन्होंने खुद ये वाली बात बोली थी मुझे। तो वो सब चीज़ें तो बदली ही हैं, चीज़ें तो साफ सफाई हो गई, लोग साफ सुथरे रहने लगे। और सबसे बड़ी बात एक और जो उन्हें अनुभव मिला ना, जो इंसाइट कहते हैं ना, कि उन्हें ये वाला रियलाइज हुआ कि वो इतने गरीब नहीं है वो जितने गरीब बन के रहते हैं, जितने गंदगी में रहते हैं वो इतने गरीब है नहीं। वो जैसे दिखते हैं ऐसे नहीं है, इतने गरीब नहीं है, वो भी साफ सुथरे रह सकते हैं,
साफ सुथरा रहना कोई इतना बड़ा शौक नहीं है कि तुम नहीं रह सकते। तो कहीं ना कहीं शिक्षा का प्रभाव भी आप कह शिक्षा का सकते बड़ा हैं ना प्रभाव, इस चीज बहुत को। बड़ा प्रभाव है। फिर स्वच्छता हमने यहाँ रखना, साफ पे सुथरे कई रहना। साल हमने यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए दोपहर में क्लासेस चलाई हैं, और जो इनके पेरेंट्स हैं बच्चों के, उनके लिए हमने शाम के समय करीब 2 साल तक हमने पढ़ाया। और एक ही क्लास में 100 बच्चे होते थे, मतलब 100 आदमी होते थे, तो मतलब पूरा हॉल हमारा भरा होता था। तो वो जो था एक तरह से जो वो वाला सेगमेंट था 18-20 साल वाला भी ना, वो अगर बहुत कुछ नहीं भी सीख पाया, वो कम से कम पढ़ना और साइन करना और थोड़ा बहुत लिखना, चाहे वो गलत मात्राएं लगा रहा है गलत कैसे भी, लेकिन वो अनपढ़ नहीं रहा उस तरह से ना। तो वो भी मतलब बड़ा काम हुआ एक ना। और सबसे बड़ी बात, जब हमने पेरेंट्स को पढ़ाया उनके, तो उन्हें पेरेंट्स को समझ में आया कि बच्चों को पढ़ना कितना ज़रूरी है, तो फिर उन्होंने अपने बच्चों को पढ़ने भेजा। अब हमारे पास अगर इतने ज़्यादा बच्चे हैं तो उसका रीज़न यही है। सबसे बड़ी बात कि एक हमने सुबह का स्कूल बनाया, इसके बाद यहीं पे उस स्कूल में अभी 125 बच्चे पढ़ते हैं लगभग। तो बच्चे पढ़ रहे हैं, या ऐसे लोग थे थोड़ा बहुत कमाने लगे थे, वो लोग हमारे पास आते हैं कि सर कहीं एडमिशन करा दो हमारे बच्चे का, ठीक है ना। तो एक और ये हुआ कि बच्चों के हमारे स्कूल के अलावा भी कुछ जगह एडमिशन होने लगा है कई जगह पे ना। तो ये एक जो वो है शिक्षा क्रांति जिसे बोलते हैं ना, वो यहाँ पे हुई। यहाँ पर मैं अपने दर्शकों से कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार से सरकार कहती है अपने सांसदों और विधायकों से कि भाई आप 3 गांव या 5 गांव गोद लीजिए और उनका विकास करिए, तो मैं एम न्यूज़ भारत की पूरी टीम की ओर से आपको आग्रह करना चाहूँगा कि जो सक्षम व्यक्ति हैं उनको भी यहाँ पर कुछ बच्चे गोद लेने चाहिए। उनके लिए कुछ ना कुछ जो भी बन सकता है वो सहयोग करना चाहिए, क्योंकि जब एक व्यक्ति इतनी मेहनत कर रहा है, इतना समर्पण कर रहे हैं और सेवा भाव से इतने बच्चों के लिए पूर्णतः समर्पित हैं, तो यह दायित्व हम सबका भी बनता है। अगर आप सक्षम हैं तो आप उड़ान संस्था को सहयोग दीजिए, ताकि और जो नए बच्चे और आने वाले हैं उनके लिए भी कुछ और किया जा सके, और इन बच्चों के लिए भी जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो किया जा सके। आप एम न्यूज़ भारत के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? कि हमारे यहाँ जैसे अगर उड़ान के एक बच्चे की कोई 1 साल का एजुकेशन अडॉप्ट करना चाहे, आप हमारे दर्शकों को बताइए। तो सिर्फ 1200 रुपये हम लोग उससे कहते हैं कि 1200 रुपये आप 1 साल के लिए दो, तो एक बच्चा हमारा पूरे साल के लिए पढ़ लेता है। और जो सुबह का स्कूल है हमारा, उसमें सिर्फ 3500 रुपये देने होते हैं। उस 3500 रुपये में हम ड्रेस देते हैं बच्चे को, उसका सारा कोर्स देते हैं, स्टेशनरी देते हैं, पूरे साल की फीस देते हैं, शूज़ देते हैं, स्वेटर देते हैं। तो 3500 रुपये में वो बच्चे पढ़ लेता है फ्री। अभी हमारे 50 से ज़्यादा बच्चे इस मॉर्निंग वाले स्कूल में फ्री पढ़ते हैं। तो लोगों ने वो एजुकेशन अडॉप्शन करके एक स्कीम चलाते हैं कि एक बच्चे की शिक्षा गोद लें, तो उसमें लोग लेते हैं गोद। तो अगर और लोग जुड़े तो हम शायद और बच्चों को पढ़ा पाएंगे। अभी भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जिनको हम चाहते हैं पढ़ाना, लेकिन इस तरह के रिसोर्सेज हम जनरेट नहीं कर पाते। जो हम अपने शौक़ पर खर्च करते हैं, अगर उसमें थोड़ी सी कटौती करके इन ज़रूरतमंद बच्चों को सहयोग के रूप में हम उड़ान संस्था को राशि देते हैं, सहयोग राशि देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इनकी दुआओं में लौट करके आपके पास ही आता है। क्योंकि ये हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि यदि हम कुछ भी अच्छा कार्य करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। और शिक्षा एक ऐसा माध्यम है व्यक्ति के लिए जिसके लिए अगर आप सहयोग राशि देते हैं तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं होता है। तो शिक्षा के लिए, बच्चों के उत्थान के लिए मैं आपसे अपील करूंगा कि उड़ान संस्था को आप जो भी हो सके वो सहयोग ज़रूर करें। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी डिटेल भी मिल जाएगी कि किस प्रकार से आप इनको भेज सकते हैं, सहयोग राशि भेज सकते हैं और कैसे आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे आपको ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, इनका अकाउंट नंबर, सब चीज़ें आपको पूरा मेंशन डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। आप वहां से इनको सहयोग कर सकते हैं, इनसे संपर्क कर सकते हैं। और मैं यही कहूँगा कि आप जो दूसरों के लिए कर रहे हैं उनको अपना बच्चा समझ करके सहयोग करें। तो अजय सिंघल जी, आपने आज बहुत अच्छी जानकारी दी और मैं अंत में फिर आपको एम न्यूज़ भारत की पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसे ही बने रहिए आप एम न्यूज़ भारत के साथ। जल्दी मिलेंगे किसी और एपिसोड में। नमस्कार।